बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द शॉर्ट स्टोरी। खामोशियाँ आवाज़ है, तुम सुनने तो आओ कभी। छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर उनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको ज़रा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, लिपटी हुई खामोशियाँ। इसने चमकती आंखों से सामने देखा जब मसरूर सा गाना गाने में मसरूफ था। क्या कोई कह सकता था कि सामने वाले को मोहब्बत नहीं? वो लाख मना कर ले, लेकिन जो सुर निकल रहे थे वो किसी और चीज़ की अक्कासी कर रहे थे। लेकिन वो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी आंखें बंद थी, आवाज़ में दर्द बना था, और ये दर्द उसे मज़ा दे रहा था। क्या इस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ? मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ, बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। खामोशियाँ एक सांस है, तुम धुन कोई लाओ ज़रा। खामोशियाँ अल्फाज हैं, कभी या गुनगुना ले ज़रा। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको ज़रा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, लिपटी हुई खामोशियाँ। इर्तिज़ा हसन ने आंखें बंद की तो सामने एक मनमोहनी सूरत उसे दिखाई दी, जिसे देख के वो सही मायनों में जीना चाहता था। मोहब्बत क्या होती है, उसके कितने रंग होते हैं, क्या उसका मिलना यकीनी होता है या बिछड़ना? क्या मोहब्बत के बाद कुछ नहीं? उसके लब मुस्कुराए क्योंकि उसे तो मोहब्बत मिल रही थी। उसके लब खिलखिलाए क्योंकि उसने मोहब्बत के मिल जाने का ऐलान कर दिया था। उसे वो नेमत मिल गई थी जिसमें गुर्बत का दर्द नहीं था, जिसमें जुदाई की तड़प नहीं थी। भला वो कैसे खुश न होता? सामने बैठा शख्स अब भी गुनगुना रहा था। नदियों का पानी भी खामोश बहता यहाँ, खिली चांदनी में छुपी लाख खामोशियाँ। बारिश की बूंदों की होती कहाँ है ज़ुबां, सुलगते दिलों में है खामोश उठता हुआ धुआं। खामोशियाँ आकाश है, तुम उड़ने तो आओ ज़रा। खामोशियाँ एहसास है, तुम्हें महसूस होती हैं क्या? बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको ज़रा। खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ, खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ, खामोशियाँ खामोशियाँ। उसने एक धुन और झटके से खुद को रोका था। वाह वाह वाह, क्या बात है मामू! इतनी उम्र में भी आपके गले से क्या पुरजोश राग निकल रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये राग है कि रोग, जो आपको इस उम्र में भी सुकून नहीं लेने दे रहे? मीर यकदम हंसा था। सो स्टोरी नेम इज़ खामोशियाँ एंड मुसन्निफ नेम इज़ गाजी सिकंदर। जिनके पास हो मोहब्बत का ताज, वो हमें गुलाम कह सकते हैं। वाह वाह मामू, ज़रा मज़ा नहीं आया। हाँ बच्चों, बड़े खुश नज़र आ रहे हो। ज़ाहिर है जिसका मामू आप जैसा हो और फिर मोहब्बत में मिल जाए तो क्या उसे खुश होने का हक नहीं? मीर ने उसके चेहरे की खुशी को देखा, दिल ही दिल में लाख बार माशाल्लाह कहा और आहिस्ता से उसके चेहरे पर प्यार किया। अच्छा मामू, प्लीज़ आज तो बताए ना। क्या? मीर ने उसे सवालिया नज़रों से देखा। मामू, उसने जोर दिया। अच्छा पूछो, क्या पूछना है? मीर ने हंसते हुए कहा। क्या कोई कह सकता था कि ये दो मर्द जो दिखने में लंबे, ठीक ठाक, खूबसूरत और हैंडसम थे, बात करते हुए कोई बच्चे लगते थे? मैं आज वो दास्तान सुनना चाहता हूँ मामू, जो आपने कभी जुबान पर नहीं आने दी। डोंट बी सिली इर्तिज़ा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर शादी ना करने का मकसद? कम ऑन इर्तिज़ा, 1 लाख बार तुम्हें बताया है कि मोहब्बत का रोग नहीं, बस मुझे दिलचस्पी नहीं थी। और 1 लाख बार भी आपके इस जवाब को रद्द करता हूँ मैं। प्लीज़ मामू, वो इसकी तरफ मज़ीद खिसका। ये मेरी मोहब्बत की शादी का तोहफ़ा है, प्लीज़ मामू, मुझे जानना है। वो मज़ीद हुआ। मीर ने उस जिद्दी घोड़े को देखा जो 26 साल का हो गया था। मीर ने उसे नज़रों से घूरा। उसने बत्तीसी के साथ आंखें पटपटाई। जस्ट स्टॉप इट इर्तिज़ा। सामने 67 ईयर के मीर ने उसकी पलकें पटपटाने पर चोट की। क्या वो भी ऐसे ऐसे करती थी? इर्तिज़ा ने बेहद मासूमियत से पूछा। वो जो पल भर के लिए किसी का चेहरा ज़हन में लाया था, उसकी बात पर फ़ौरन गायब हुआ। शट अप इर्तिज़ा। मामू, मैं आज रिश्ते के लिए नहीं जाऊँगा जब तक आपकी कहानी सुन नहीं लेता। बकवास नहीं किया करो इर्तिज़ा। वो पल भर के लिए खफा हुए। अच्छा सॉरी, अब बताएं ना प्लीज़। ओनली वन कंडीशन। उन्होंने इसे देखते हुए आहिस्ता से कहा। मैं नाम नहीं लूँगा।
इर्तिजा ने बड़े गौर से उनका चेहरा देखा, फिर आहिस्ता से बोला, ओके, फिर साथ जुट के बैठ गया। वो दिसंबर की आखिरी सुबह थी। मौसम बेहद सर्द था। ये सुबह फजर के बाद का वक्त था, जब सूरज के निकलने का वक्त होता है, और इर्तिजा का अजीब शौक था। पहले वो नमाज पढ़ के आया था, फिर मामू से जिद करके अपनी पसंद का गाना सुना। मीर ने उसे अपनी चादर दी। वो दोनों लॉन में बैठे थे। सामने आग जला रखी थी। इस्लामाबाद में काफी ठंड थी। मीर ने भांजे को साथ लिटाया, चादर उसके गिर्द मजीद दबेटी, फिर आहिस्ता से बोले, ख्याल रखा करो, मामू शुरू भी कर लें अब। वो बेसब्रा था। मीर आहिस्ता से मुस्कुराए, फिर वो सुनाते चले गए, ये जाने बगैर के पीछे खड़ी उनकी लाडली बहन सब कुछ सुन रही थी, जो इस दास्तान से बिल्कुल अनजान थी। तारीख 1 जनवरी 1998, दिन इतवार, वक्त सुबह के 8 बजे, 26 साल कबल। सुनो सुनो, वह भागती हुई अंदर आई थी। सामने लड़कियों का टोला बैठा था, जिसमें वो भी शामिल थी, जो किसी की आमद की खबर की मुंतजिर थी। मीर अरमान शाह साहब फ्लाइट में बैठ गए हैं और बीजान कह रही हैं इनका लाडला किसी भी वक्त आ सकता है। क्या मीर भाई आ रहे हैं? किसी की आवाज जोश से निकली थी। मेरा भांजा आता होगा, जल्दी से सब समेटो, सिर्फ वो आ रहे हैं। रामीन की मरी मरी सी आवाज निकली। नहीं, उसकी बहन लाली भी आ रही है। लड़कियों ने खिलारा देखा, फिर वक्त को। जल्दी जल्दी सब समेटा। रामीन, मेरे साथ किचन में आओ। इतने अरसे बाद मेरे भांजा भांजी आ रहे हैं, तो क्यों ना इनकी पसंद का खाना बनाया जाए। वो ठहरेंगी या क्या? कहा अम्मी? रामीन बेहद आहिस्ता से पूछा, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था। जरताशा बेगम ने जरा रुक के देखा, फिर आहिस्ता से बोली, रामीन, तुम्हें कब अकल आएगी? जाहिर है दोनों अमेरिका से सिर्फ ये शादी के लिए आ रहे हैं, तो यही रुकेंगे। और इनका कौन है यहाँ? जी अम्मी। चलो शाबाश, पुलाव, सीख कबाब, रसमलाई और हाँ सलाद। फिर सब तैयार कर लो जल्दी। हम इन्हें भूखा तो नहीं रख सकते। जी अम्मी जी तो हुक्म सादर करके चली गई, और आमीन ने दुपट्टा कसा और जल्दी जल्दी हाथ चलाए। ठीक 3 बजे का वक्त था जब गाड़ी की आवाज आई। रामीन का सलाद काटता हाथ रुका, और वो जल्दी से दुपट्टा खोल कर गले में लेती किचन के साथ लगी खिड़की पर आई, जहां से ब्लैक लॉन्ग कोट पहने मीर अरमान शाह अंदर दाखिल हुआ, और साथ ही आंखों में ऐनक लगाती लाली उतरी और अंदर की तरफ खड़ी। वो वाकई अमेरिका के लग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आते ही दोनों ने सलाम किया था। जरताशा ने खुशबाशी से दोनों का इस्तकबाल किया। सब गर्मजोशी से मिले। पहले कभी इतनी गर्मजोशी नहीं रही थी, मगर अब थी। सबसे मिलने के बाद वो खाना खाने में मसरूफ हो गए, जो मीर और लाली को पसंद आया था। उनसे सलाम लेने के बाद रामीन ने खुद को किचन में मसरूफ कर लिया, और मीर और लाली दोनों थकावट के बायस सोने चले गए। इनका घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन छोटा भी नहीं था। यह रामीन की बहन की और भाई की शादी थी। फिर आखिर में अकेली रामीन ही बचती थी। शाहनवाज के कमरे में मीर और रामीन के कमरे में लाली सोई हुई थी। अलबत्ता घर में शोर शराबा था, मगर वह दोनों थकावट के बायस सो गए थे। मीर के वालिद और रामीन के वालिद में कुछ खास नहीं बनती थी, इसलिए वो भी खींचे खींचे से रहते थे, मगर रिश्ते अहम होते हैं। जरताशा से मिलने के बाद वो सिकंदर हयात से मिले थे, मगर उनसे गर्मजोशी तो नहीं थी, मगर खिंचाव भी कुछ चीजें महसूस हुआ था। अच्छी खासी नींद लेने के बाद वह दोनों उठे थे, मगर आधे से ज्यादा लोग सो चुके थे। जब मीर उठा तो उसे अपने जिस्म में दर्द सा महसूस हुआ। मोम, कहाँ फंसा दिया आपने? उसे इस वक्त शदीद कॉफी की तलब हुई। वो आहिस्ता से लिहाफ हटा के उठा और बाहर का रुख किया। अभी शादी में दिन थे, रात के शायद 12 बज रहे थे, इसीलिए इसलिए वहां कोई मौजूद नहीं था। वो चलता हुआ आया, किचन का रुख किया। उसके चलते कदम फ्रीज हुए। एक मधुर सी आवाज उसके कानों में पड़ी। कोई गुनगुनाने में मसरूफ था। कुछ था उस आवाज में जो सुनने वाले को अट्रैक्ट करता था। खामोशियां आवाज है, तुम सुनने तो आओ कभी। वो जो हेडफोन लगाए बर्तन धोने में मसरूफ थी, मीर को अजीब लगा। उसने तो सुना था पाकिस्तान में बड़ा महज़ब कल्चर पाया जाता। खैर उसे क्या, वो किचन में आया, दरवाज़ा नोक किया, गला खंकार कर मुतवज्जा करना चाहा। रामीन ने एकदम मुड़कर देखा, फिर जरा सी शर्मिंदगी हुई। उसकी आमद की तवक्का वो नहीं कर रही थी। मीन ने उस पर एक बेजार सी नज़र डाली, यूँ जैसे वो उससे बात करने में कोई दिलचस्पी ना रखता हो। फिर वो उकताए लहजे में बोला, एक कप कॉफ़ी मिल सकती है? वो जैसे सामने वाले पे हुक्म सादर कर रहा हो। जी, वो बोल के जल्दी से कॉफ़ी बनाने में मसरूफ होगी। पहले उसने क्रीम फेंटी। क्या मुझे बात करनी चाहिए? क्या कहूँ, सफ़र कैसा रहा?
खाला कैसी है? इन सब के जवाब देकर तो वो थक गया होगा। बात कैसे करूं? क्रीम के बाद उसने दूध निकाला, कॉफी बनाई। उसने एक नजर मुड़कर देखा तो वो इस पे तवज्जो नहीं दे रहा था। एकदम वो मुरझाई। उसे लगा था कि फिल्मों की तरह वो उसे छुप छुप के देखेगा। वो पानी पीने में मसरूफ था। कितना हैंडसम है ये, वो दिल ही दिल में जैसे खुद से बात कर रही थी। उसका रंग, वो इसकी तरफ मतवज्जा थी कि एकदम दूध उबला और इसका हाथ इसके हाथ पर गिरा। उसकी एक आह निकली। उसने उसकी तरफ देखा। उसका मूड गारत हो चुका था। वो तहजीब को भी कायम नहीं रखता था। वो एकदम उठा। क्या तुम बंदी हो? वो जरा ऊंची आवाज से बोला था। रामीन ने उसे अपनी चोट भुला के चौंक के देखा। जी। वो बुखलाई। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? रामीन चुप थी। What the hell is going on? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। रामीन ने उसकी तेज आवाज पर रोना चाहा। सिली फूल। एक बार फिर उसके लप हिले। वो वहां से जाने लगा कि एकदम रामीन बोली, मैं बना देती हूँ, आई एम सॉरी। उसने जबड़े भींच के मुड़ के देखा। दिस प्लेस इज लाइक अ पीस ऑफ हेल। वो हल्का सा बुड़बुड़ाया, वहां से निकलता चला गया। पीछे से रामीन ने अपनी तकलीफ भूल के आंखों से आंसू साफ किए। वो वाकई नहीं बदला था। वो इतना बदतमीज क्यों था? क्या उसके सीने में दिल नहीं था? क्या दूसरों का दिल दुखाने में उसे मजा आता था? न जाने उसके साथ आखिर क्या मसला था। रामीन जानती थी वो बस अपने ऊपर एक खोल चढ़ाए हुए है। उसने आंसू साफ किए, जले हुए पे जल लगाई। फिर आहिस्ता से बोली, बहुत मेहनत करनी होगी। आंखों में कुछ और, चेहरे पे कुछ और था। दोनों की नेचर बिल्कुल उलट थी। वो जितनी नर्म और सादा थी, वो इतना सख्त और पेचीदा मिजाज का मालिक था। उसके साथ जिंदगी गुजारना मतलब अंधे गूंगे और बहरे हो जाना। इसलिए तो खाला ने उसे खास तौर पर भेजा था कि शायद माहौल का असर हो जाए और वो बदल जाए। वो कमरे में गया। बेड पे बैठा साथ शाहनवाज सोया हुआ था। उसने फोन निकाला। कॉफी के बगैर तो उसे सुकून नहीं आना था। लाली को कॉल की। उसने कान से फोन लगाया। हेलो लाली। क्या है मीर? वो शायद अभी भी नींद में थी। कॉफी पियोगी? हाँ, वो आहिस्ता से बोली। ठीक है, ऑर्डर कर रहा हूँ, उठ जाओ। क्यों, खाला से कहो, बना देगी। कम ऑन लाली, मैं लेक्चर सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेहरबानी करो। लेकिन उसने कुछ कहना चाहा। लाली, यू नो वट, तुमने और मॉम ने ये ठीक नहीं किया, गो टू हेल। और खटाक से फोन बंद। लाली की नींद वैसे ही थी। वो इस रवैये की आती थी, लेकिन वो जानती थी कि वो कहीं नहीं जाएगा। अमेरिका का रहन सहन और पाकिस्तान का रहन सहन बिल्कुल मुख्तलिफ था। इससे यहाँ की हर चीज़ से बेजारी थी, खासकर डरपोक और चुप रहने वाली लड़कियाँ। उसने थोड़ा सर्च किया, कोई कॉफ़ी शॉप ढूंढा, अपनी पसंद की कॉफ़ी ऑर्डर की और जाकर बालकनी में खड़ा हो गया। ठंड बहुत ज़्यादा थी, मगर वो सिर्फ बुनियान पहने खड़ा था। उसे मज़ा आ रहा था। ठीक 20 मिनट बाद उसे कॉल आई और उसने खामोशी से 2 कप कॉफ़ी दी और कमरे में आ गया। लाली को कॉल की, फिर आहिस्ता उसके कमरे तक गया और कॉफ़ी का कप दिया और दोबारा वापस बालकनी में आ गया। ठंड में गर्म कॉफ़ी उसे हमेशा लज्जत देती थी। वो अपने घर वालों को कोसने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। हाल क्या हुआ भांजे? यकीन करो, पहली मुलाकात बहुत मज़ेदार थी। मामू, आप मेरे आइडियल थे, आपने अच्छा नहीं किया। इर्तिजा ने गिला किया। ठीक है भांजे, कहानी को ब्रेक लगाते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था, फिर क्या हुआ? इर्तिजा अगले ही लम्हे बोला, मैं नहीं जानता था वो शफाफ रंग की मलका मेरे दिल के हर हिस्से में समा जाएगी, जिसने मुझे पूरा बदल के रख दिया। हाँ, इर्तिजा की शरारती आवाज निकली। मीर ने उसे देखा, फिर हंस दिया। वो वाकई खुशकिस्मत था। मासी, शादी में भी 4 दिन बाकी थे। लाली और मीर की शॉपिंग वो पाकिस्तान ट्रेडिशन के मुताबिक ही चाहते थे। पहले तो मीर राजी नहीं था, फिर लाली ने न जाने ऐसा क्या कहा कि वो राजी हो गया। यह मंजर किसी मॉल का था। मीर लाली रामीन ही आए थे। बाकी दूल्हे को या किसी और को तो जैसे वक्त ही नहीं था। लाली रामीन के साथ आई थी क्योंकि वह चाहती थी कि वह लहंगा साड़ी वगैरह खरीदने में उसकी मदद करे। वो तीनों एक शॉप पर थे। लाली ने हमेशा की तरह पैंट और टॉप पहन रखा था। रामीन ने कमीज शलवार पे जर्सी पहन रखी थी और रही बात मीर की, तो वो हाईनेक के साथ कोट में बड़ा हैंडसम लग रहा था। हर कोई आते जाते इन्हें जरूर देख रहा था। आंखों में ग्लासेस लगाए वो कोई मगरूर शहजादा था। रामीन और लाली कपड़े खरीदने में मसरूफ थे और मीर बस बेजार सा मोबाइल में मसरूफ था। कम से कम 3 घंटे बाद वो लहंगे और साड़ी खरीदने में कामयाब हो ही गई थे। मीर ने शुक्र का कलमा पढ़ा और वो बाहर निकले। जब मीर को महसूस हुआ कि कोई लड़कों का ग्रुप इनके पीछे है, उसने नजरअंदाज किया। वो दूसरी शॉप पर गए। लाली और आमीन साथ साथ थे, जबकि मीर पीछे था। उसे अजीब सा महसूस हुआ। वो एक मर्द था, जितना मर्जी मॉडर्न हो, मगर जब घर की इज्जतें साथ हों तो वो कॉम्प्रोमाइज हर किस नहीं करता। ओह शिट, रामीन एकदम बोली।
क्या हुआ? लाली ने पूछा था। मीर ने रुक के सवालिया नजरों से उसे देखा। मेरा बैग शायद शॉप पे रह गया, मैं लेकर आती हूँ, बस 2 मिनट। वो उल्टे कदम उनकी सुने बगैर जल्दी से गई थी। मीर कुछ कहना चाहता था, उसने मुड़कर देखा, लेकिन अब वो लड़के वहां मौजूद नहीं थे। वो शॉप मॉल के ऊपर वाले फ्लोर के सुनसान हिस्से में थी, क्योंकि वो एक ब्राइडल शॉप थी और वहाँ लोग बहुत ही कम जाते थे। लाली चलो मेरे साथ। अरे वेट करो यार, आ जाएगी, इतना ओवर रिएक्ट मत किया करो। लाली के ख्वाब वो ख्याल में भी नहीं था कि मीर क्या सोच रहा है। ओवर रिएक्ट नहीं है लाली, चलो। उसका हाथ पकड़कर उस फ्लोर की तरफ गया था। शुक्रिया भाई, मैं अपना बैग भूल गई थी, कहकर वो वहां से निकली। ठीक बाएं तरफ सीढ़ियां थी और दाएं तरफ लिफ्ट। वो हमेशा सीढ़ियों से जाती थी और ये शायद उसकी भूल थी। वो वहां से उतरी, लेकिन उसके कदम एकदम संजीर हुए। सामने 4 लड़के खड़े थे जो उसे शैतानी नजरों से देख रहे थे। उसे एकदम अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उल्टे कदम भागना चाहा, लेकिन बेसुध, क्योंकि 2 लड़के उसके पीछे खड़े थे। उसे समझ आ गई थी कि वो मुसीबत में फंस चुकी है। अगर शाहनवाज भाई होते तो शायद ये मुसीबत में ना आती। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला। मीर और लाली लिफ्ट से ऊपर आए। उसने झांक के शॉप में देखा, मगर वो वहां नहीं थी। मीर जल्दी से लिफ्ट की तरफ बढ़ा, दोबारा बढ़ा जब उसे कुछ खटका। लाली, 1 मिनट, अब क्या हुआ? उसने जल्दी से बातें बाएं तरफ बनी सीढ़ियों पर देखा, जहाँ कुछ लोग खड़े थे और इनके दरमियान रामीन खड़ी थी, जो बकायदा रो रही थी और कांप रही थी। उसका मोबाइल भी शायद उनके पास था। मीर के हाथों की मुट्ठियां भीग चुकी थी। लाली को भी सिचुएशन का अंदाजा हो गया था। उसने घूर के सामने देखा, फिर मीर को। वो जो आगे बढ़ा वो लोग उससे अनजान थे। उसने एक कंधे पर हाथ रखा। उस नौजवान ने मुड़कर देखा, मीर का हाथ उठा और सामने वाले पे गहरी सांस छोड़ गया। वो एकदम नीचे गिरा, बाकी बुखलाए। लाली, कॉल द पुलिस, मीर ने अगले को देखते हुए कहा। या श्योर। उसने नंबर डायल किया। माफ करो बाजी, आपका मोबाइल। रामी ने कांपते हाथों से मोबाइल पकड़ा। वो सब सीढ़ियों से ही उल्टे पांव अंधाधुंध भागे। अगले मिनट में ही वो सब जा चुके थे। मीर एकदम उसके करीब गया, उसका बाजू दबोचा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू इडियट? वो इसकी आंखों में देखता था रहा था। लाली अगले पल करीब आई। बचपन से यहाँ रहती हो, इतनी अकल नहीं है कि खुद का बचाव कैसे करना है? रामीन को लगा उसकी उंगलियां उसके बाजू में धंस जाएंगी। उसके आंसू निकले और उसके बाजू पर गिरे। मीर, बिहेव, लाली ने आहिस्ता से कहा। व्हाट बिहेव? कैन यू इमेजिन, अगर हम ना आते तो वो 2 टके के लोग क्या करते? वो अब भी उसे बकायदा पकड़ के खड़ा था। रामीन अब बकायदा आवाज से रोने लगी थी। मीर जो लाली को कह रहा था, उसकी आवाज पे उसे देखा। आंसू से लबरेज आंखें थी। एक पल के लिए मीर को अपनी सख्ती का एहसास हुआ। उसने अगले ही पल उसे छोड़ा और आहिस्ता से बोला, बहुत हो गई शॉपिंग, चलो यहाँ से। लाली ने रामीन को देखा, फिर उसका हाथ पकड़ा। रामीन, रिलैक्स, सब ठीक है, चलो। वो इसका यूं यूं ही हाथ था। मैं पार्किंग तक आई। लाली और रामीन पीछे बैठे थे, जबकि मीर आगे ड्राइविंग सीट पे। उसने मिरर से रामीन को देखा, जो अभी भी कांप रही थी। वो लंबी सांस लेके उतरा और सामने से एक पानी की बोतल ली और दोबारा आया। 2 लम्हे खड़ा रहा, फिर बोतल को उसकी तरफ बढ़ाया। सब ठीक, इट्स ओके। लाली ने पानी लेके उसकी तरफ बढ़ाया और मीर गाड़ी जन से भगा ले गया। प्लीज आप घर मत बताइएगा, मामा परेशान हो जाएंगी। वो रोते हुए हुए ही आहिस्ता से बोली। मैं तो बताऊंगा, वो साफ लहजे में बोला। खाला को भी तो पता लगे अपनी औलाद का। मीर, लाली आहिस्ता से बोली। डोंट वरी, हम दोनों में से कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। अपनी बात करो लाली, बस। मेरा स्टॉप इट। मीर, स्टॉप इट। मीर अगले ही लम्हे कहका लगा कैसा। ओके ओके, रिलैक्स। रामी ने खफा नजरों से उसे देखा। बिल्कुल धूप छांव जैसा मूड था। कोई नहीं बता सकता था कि मीर के दिमाग में चल क्या रहा है। उसे समझना नामुमकिन सा था, लेकिन अगर कोई समझना चाहे तो वो खुली किताब की तरह भी था। घर पहुंच के वो दोनों खाना खा के आराम के लिए चले गए। लेकिन अब शादी करीब थी तो सब जाग रहे थे। लड़कियों की टोली एक तरफ ढोल ढोलकी लेके बैठी थी। थोड़ी देर में फ्रेश होकर लाली भी आ गई थी, जबकि मीर को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शाहनवाज और मीर कमरे में ही मौजूद थे। मीर ज्यादा नहीं बोलता था, मगर वो बातचीत कर रहा था। रामीन खामोश थी। वो मीर से खफा भी थी और इसका शुक्रिया भी करना चाहती थी। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था जब सब कुछ उलट पलट हो रहा था। उसने लंबी सांस ली, 2 कप कॉफी बनाई और हल्का सा कमरा नौकर के अंदर दाखिल हुई। दोनों ने सर उठाकर देखा। हाय रामीन, बहुत जरूरत थी यार। शाहनवाज ने कॉफी का कप पकड़ा और दूसरा कप रामीन ने खुद उसकी तरफ बढ़ाया, तो मीर की नजर उसके चेहरे से होती उसके हाथ पे गई, जो कल चला था। उसे एकदम एहसास से नदामत हुआ। फिर अगले ही लम्हे उसने कुछ कहे बगैर कप थामा और वो शुक्रिया कहकर फौरन से निकली थी। शाहनवाज ने उसे देखा, फिर सर झटक के बातों में मसरूफ हो गया, लेकिन मीर का ध्यान अब भी उसकी तरफ था। उसे उसके आंसू से लबरेज आंखें याद आई। ये क्या हो रहा था? वो उसके बारे में क्यों सोच रहा था?
आज मेहंदी थी, सब बेहद मसरूफ थे। लाली ने साड़ी पहनी, लाली की फोर्स करने पर ही मीर ने सफेद कुर्ता पहना था और साथ गले में पीला दुपट्टा डाल रखा था। उसके दराज कद पर ये बेहद जच रहा था। वो महफिल की जान बना बैठा था। लड़कियां बार बार मुड़कर उसे देख रही थी। वो साइड पे कुर्सी पे बैठा था, सामने देखने में मसरूफ था, जहाँ रामीन मूंगिया रंग की लंबी फ्रॉक पहने, कानों में बड़े बड़े इयरिंग आवेजा थे। वो अभी किसी से कम नहीं लग रही थी। वो मुस्कुराती हुई बातों में मसरूफ थी जब उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। उसकी तरफ देखते हुए उसके माथे पर बल आए। वो एकदम उठा, मगर अगले ही पल रामीन ने मुड़कर देखा कि उसकी चीख निकली, आ सैफ! यकदम वो खुशी से पुरजोश हुई। आई कांट बिलीव इट कि ये तुम खड़े हो। वो दोनों हाथ मुंह पर रख के मीर जबड़े भींच के दोबारा बैठ गया। उसे एकदम सब कुछ बुरा सा लग रहा था। रामीन सैफ से बातों में मसरूफ होगी, जो उसकी फुफ्फो का बेटा था और कराची से आया था, और किस्मों में वो रामीन को सबसे क्लोज था। मीर 2 लम्हे वही बैठा रहा, फिर सब छोड़कर उठ के चला गया। सामने रामीन के बाप हयात साहब ने दोनों को मुस्कुरा कर देखा। दूर कहीं कोई फैसला हुआ था, अटल फैसला। हार। फिर क्या हुआ मामू? इर्तिजा पुरजोश था। वाह मामू, आप तो छुपे रुस्तम निकले। पहले जुल्म जालिम बने, फिर गुंडों से बचाया, फिर मोहब्बत। मीर ने उसकी तरफ देखा। मोहब्बत का उस वक्त नहीं पता था। हाँ, जब मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे थे तो हाँ, वाकई में मैं हिल गया था। उस दिन मुझे अपना आप कहीं खोता हुआ महसूस हुआ, लेकिन ये नहीं जानता था कि मैं वाकई खो जाऊंगा और फिर कभी नहीं मिलूंगा। जानते हो भांजे, क़यामत क्या होती है? इर्तिजा ने तिरछी नज़र से मामू को देखा। उसकी खुशी मुझसे नहीं थी, उसकी खुशी किसी और में थी। और फिर उसकी खुशी और मुस्कुराहट और इज्जत के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहाँ तक कि खुद को भी। मामू, आर यू ओके? इर्तिजा ने पूछा था। अब दर्द नहीं सुकून मिलता है भांजे, अब तड़प नहीं कुर्बत मिलती है। वाह मामू, इतने बड़े आशिक का भांजा होना भी एक एजाज की बात है, लेकिन आप हर हाल से काबिल थे। फिर ऐसा क्या था कि जो आप इन्हें पा न सके? मीर ने उसकी तरफ देखा। अभी कहानी का अगला मोड़ बाकी था। वो फिर से सुनाएंगे और वो सुनता गया। माजी। ये रात के 1 बजे का वक्त था। रस्म तो हो चुकी थी, मगर मीर ठंड में बाहर लॉन में बैठा था। उसे सर्दी मजा देती थी। रामीन चाय के कप लेकर हाजिर हुई, कप को उसकी तरफ बढ़ाया, फिर आहिस्ता से डरती हुई बैठ गई। एक बार फिर मीर को वो सैफ याद आया। जो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती थी, वो नहीं लगती थी। मैं आपका शुक्रिया कहना चाहती हूँ, वो कह चुकी हो, वो आहिस्ता से बोला, मगर अटल लहजे में। आपने किसी को कुछ नहीं कहा, इसके लिए भी शुक्रिया। वो खामोश रहा। रामी ने एक नज़र उस पर डाली। मजीद बैठना बेकार था। वो आहिस्ता से मुंह बनाती उठी और वापस चली गई। मीर ने कप रखा और उसकी पुश्त को जब तक देखता रहा, जब तक वो नजरों से ओझल ना होगी। मैं उसे कहना चाहता था कि वो बैठे कुछ लम्हे उसके लिए उसके साथ, मगर वो खामोश रहा। उसका चाय का ज़रा दिल नहीं कर रहा था। उसने बस रस्म ले ली थी। मीर ने इस ठठराती रात में आसमान को देखा, जहाँ चांद बादलों में छुपने की कोशिश कर रहा था। क्या चांद हर चीज़ का गवाह होता है? क्या वो इंसान के अंदर छुपे हुए हर जज्बात को, हर एहसास को देख सकता है? क्या चांद में मोहब्बत के मिलन की दुआ होता है? उसे अजीब सा क्यों महसूस हो रहा था? ये कौन सा जज्बा था? ये कौन सा लम्हा था जिसे वो ज़बान से बयान नहीं कर पा रहा था? मॉडर्न ज़माने का ये मीर मोहब्बत पे अंधा यकीन रखता था, लेकिन इस बात का इकरार शायद कोई नहीं कर सकता था, ना कोई मान सकता था। हाँ, वो खुली किताब था, मगर बेहद पेचीदा था। वो सबकी परवाह करता था, मगर सबसे जुदा होके, सबसे अलग होके। वह ऐसा क्यों था? उसकी आदतें उसके खिलाफ होने वाली थी, और शायद कहीं ना कहीं वो ये जानता था। दिल जो होता है ना, उसे इल्हाम होता है आगे उसके साथ क्या होने वाला है। शायद कहीं ना कहीं वो भी जानता था। वो कई लम्हे की घड़ियां वहां बैठ के आसमान के एक गैर मुरई नुक्ते को घूर के न जाने क्या सोचता रहा। उसके जज्बात और एहसासात बस वही समझ सकता था। हम जितना भी अपनी किस्मत से दूर जाने की कोशिश करते हैं ना, हमारा हर कदम हमें इनडायरेक्टली हमें अपनी किस्मत तक ले आता है। अब खुदा ही जाने ऐसे हालात में मीर की क्या किस्मत थी। क्या कोई आ गया है दिले ज़ार? हाँ, शायद हाँ। 1 फरवरी 1998। आंखों में आंसू भरे थे, हाथ बकायदा कांप रहे थे, जबड़े बीच रखे थे, चेहरा सुर्ख हो रहा था। क्या आप इस तकलीफ को जानते हैं जब आपको पता लग जाए कि सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा? मीर को तो रामीन की एक हरकत में मोहब्बत दिखती थी। फिर कैसे वो सैफ से शादी के लिए रजामंद होगी? कैसे वो इसके साथ खुश रहने का दावा कर सकती है? ठंड भी बेतहाशा थी। उसे बेहद प्यास लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ
कि कोई इसके वजूद का गर्म लावे पे लिटा रहा हो। उसे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए थी, खास तौर पे रामीन से। वो जानता था हयात अंकल ना उसे पसंद करते हैं, ना उसके माँ बाप को, लेकिन वो इतनी नफरत करते होंगे, वो इसे आज पता लगा। गलत क्या था, उसका यहाँ आना, उसका रामीन से मोहब्बत हो जाना, या उसका संजीदा मिजाज। साल के पहले पहर खुशियों भरे होते हैं, मगर ये साल उसके लिए मनहूस साबित हुआ था। इतने से वक्त में उसे इतनी शदीद मोहब्बत हो जाएगी, ये उसने सोचा नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। शाहनवाज की शादी को खत्म हुए भी 1 माह हो चुका था। वो तो लाली के साथ यहाँ सेटल होने आया था। ये 1 माह उसकी जिंदगी की खूबसूरत रंगों से में से एक था। हाँ, बस एक गलतफहमी थी, जाने खुश फहमी थी जो इसे हो गई थी, और वो ये थी कि रामीन से उसे मोहब्बत होती थी। उसे लगा था कि सब ठीक होगा, वो उसे पालेगा, लेकिन सैफ के रिश्ते ने सब बिगाड़ दिया, सब कुछ। ना वो इजहार मोहब्बत कर पाया, ना मोहब्बत के लिए लड़ पाया। वो जबरदस्ती नाउंसों को पीने की कोशिश करता रहा, दोनों हाथों को जबरदस्ती आपस में मिल रहा था। चांद की सरगोशियां खामोश थी, क्योंकि शहजादे को तख्त से उतारा गया था। उसे वो सब पल याद आए जब उसने रामीन के पहलू में बिताए। वो मुस्कुराना भूल चुका था, उसकी संगत में वो मुस्कुराया था। ये सरियल सामीर इसे 1 माह में बिल्कुल बदल गया था, मगर उसे जरब लगी थी एक बार दोबारा मजबूती से बंद होने में। उसने दोबारा चांद को देखा और कई लम्हे देखता रहा। उसे याद है, रामीन ने कहा था कि चांद हर मोहब्बत करने वालों का साथी होता है, मगर ये बात अब उसे झूठ लग रही थी। वो चांद को तकता रहा, यहाँ तक कि आंसू का कतरा निकल के जमीन बोस हुआ। अगले ही पल वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाया, बेहद मनहूस हो तुम। 4 दिन कबल। ये क्या बकवास है जरदाशा? हयात साहब भी एकदम खड़े हुए थे। वो एकदम बुखलाई। इसमें हर्ज ही क्या है? मीर पढ़ा लिखा, समझदार, खुशबाज शक्ल का नौजवान है। हमारी रामीन बेहद खुश रहेगी। मुझे ये रिश्ता कभी मंजूर नहीं। रामीन मेरी औलाद है और मैं उसका अच्छा बुरा जानता हूँ। हयात साहब सिरे से उखड़े थे। इस रिश्ते की इनकार की एक वजह दे दें, मैं कुछ नहीं कहूंगी। वो मुल्तजी हुई। शायद बेटी की आंखें भर चुकी थी। उसका सबसे बड़ा कसूर यह है कि वो अरमान का बेटा है। आप उसके किए की सजा मीर को नहीं दे सकते। वो नहीं जानता, वो तो जानता तक नहीं कि क्या हुआ था। बस करो जरताशा, दूध पीता बच्चा नहीं है वो सब जानता है, तभी तो उसकी माँ ने उसे यहाँ भेजा है। लेकिन इस बात को बुनियाद बनाकर आप मीर के लिए रामीन को मत अलग करें। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मीर ने कोई बात की है? जरताशा बेगम ने सर नफी में हिलाया। दरवाजे में खड़े मीर के पाँव के नीचे से जैसे आहिस्ता आहिस्ता जमीन से रख रही थी। वो बातें छुप के नहीं सुनता था, मगर आज शायद किस्मत यही चाहती थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई है बकवास करने की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस करे, मीर ने कुछ नहीं कहा। वही सबसे अनजान है। मैं चाहती हूँ कि मीर और आमीन का रिश्ता हो जाए। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? क्या तुम भूल गई हो कि इन लोगों ने हमारे साथ क्या किया था? सवाल ही पैदा नहीं होता। हयात साहब गरजे थे। और अब निकाह अगले हफ्ते होगा। मैं सैफ को जुबान दे चुका हूँ। क्या? जरताशा बेगम को जैसे सदमा हुआ। और बस अब ये तय है कि अगले हफ्ते निकाह होगा रामीन का। अगर रामीन की खुशी मीर में हुई तो? उन्होंने जैसे आखिरी कोशिश की। तो याद रखना, उसकी जान से ज्यादा मेरी जुबान पकी है, कहकर वो रुके नहीं थे। जरताशा बेगम ऊपर दुपट्टा रख के रो दी थी। इस दिन मीर को रामीन खुद से बहुत दूर लगी। क्या उसे सब भूलना होगा? वो उल्टे कदम लौटा, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे सांस नहीं आ रही। हर कहानी के 2 रुख होते हैं। कहानी का दूसरा रुख ऐसा होगा, ये वो नहीं जानता था। अब वो रामीन से बात करेगा, मोहब्बत का यकीन दिलाएगा। हो सकता था कि वो इससे वाकई मोहब्बत करती हो। अगर ऐसा हुआ तो वो किसी के भी हलक से इसे निकाल कर ले जाएगा। फिलहाल वो कमरे में गया था। दिल पहली बार जोरों से धड़क रहा था। आंखें लाल हो रही थी। उसने पानी का गिलास लबों से लगाया और घटाघट पी गया। पहली बार उसे अपने दिल में किसी दर्द का एहसास हुआ। उसे बस अब एक उम्मीद थी कि रामीन उससे मोहब्बत करती है और ये वजह इस लड़ाई के लिए काफी होगी। अब वो वक्त था कि वो प्यार की खोज में निकला था। उसकी नजरें सामने टिकी थी। वो अपना हाल किसी से भी कहने से कासिर था। वजह एक थी, सिर्फ एक, और वो थी सद। दिल की बात दिल में ही रह गई। वो चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता था। आज उसका निकाह का दिन था और वो ये तय कर चुका था कि वो कल सब कुछ छोड़कर वापस चला जाएगा। उसके दिल का हाल हर किसी से मख्फी था, यहाँ तक कि लाली से भी। वह चाहकर भी जुबान पर नहीं लाना चाहता था। उसने एक लंबी सांस ली। हर कोई काम में मसरूफ था। घर को एक बार फिर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। उसे सिर्फ एक गिला था कि अगर मोहब्बत नहीं थी तो मीर को फिर जबरदस्ती अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार होने क्यों दिया। जब कोई तीसरा आता है तो दिल का टूट जाना बेहतर होता है, मगर समझ ये नहीं आई कि यहाँ तीसरा था कौन। उसके दिल का टूटना अमर था, सो टूट गया। वो लौटने के लिए आया था, सो लौट गया।
बस अब देखना नहीं चाहता था। अब इतना बहादुर तो वो कभी नहीं था, मगर फिर भी वो रुका था सिर्फ इसी के लिए। एक शायद उम्मीद बाकी थी उसके दिल में, एक सवाल पनप रहा था जिसका जवाब अब शायद दफन हो चुका था। उसे वो बातें याद आई जो उसने रामीन के मुंह से सुनी थी, जो वो लाली सी अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही थी। दिल एक बार फिर गहराइयों में चला गया। तकलीफ ने सिरे से हुई क्योंकि इन एहसासों में मीर नहीं था, सैफ था, सिर्फ सैफ। 2 दिन कबल। क्या तुम खुश हो? लाली ने पूछा था। रामीन जो बालकनी में खड़ी थी, एक लंबी सी मुस्कान के साथ मुड़ी थी। हाँ, बहुत ज्यादा। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं सैफ की दुल्हन बनूं, और आज जैसे ये ख्वाब भी पूरा हो गया। लाली मुस्कुराई थी। मीर जो बात करने के लिए, अपनी मोहब्बत का एतराफ करने के लिए, अपनी मोहब्बत का इकरार सुनने के लिए आया था, उसके लफ्जों पे वहीं जम गया। रहाई के रहाई के बचे कुछ आसार भी गायब हुए। उसके गले में एकदम फांसी अटकी थी। उसने मजबूती से दरवाजे को थामा था। जानती हो लाली, मैं 8 साल की थी जब आप लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए और सैफ कराची। आपके आने की उम्मीद मैंने खो दी थी, मगर सैफ, उसने मेरा हर हाल में ख्याल रखा। वो मेरी हर छोटी सी छोटी चीज को जानता है। मैं आपको दिखाती हूँ। उसने अलमारी खोली और कुछ गिफ्ट्स रखी। ये देखो, हर बर्थडे पर वो मुझे सबसे पहले विश भी करता था और गिफ्ट भी भिजवाता था। मैं लकी हूँ लाली, मुझे वो मिल रहा है जिसकी मैंने कभी तमन्ना की थी, जिसकी मैंने कभी ख्वाब देखे थे, जिसके वो अपनी ही धुन में बोल रही थी, ये जाने बगैर कि दरवाजे में खड़े मीर का दिल कुचला जा रहा है। मैं खुश हूँ लाली, बेहद खुश। मेरी खुशी सैफ है। मैंने ख्वाबों ख्यालों में हर जगह उसका साथ पाया है। मैंने मोहब्बत को पा लिया लाली। वह हंसती हुई उसे बता रही थी। लाली उसे सुन रही थी। उसकी हंसी मीर के कानों में पड़ी। ये उसकी हार थी। उसने कानों पे हाथ रखा, आंखें जोर से मीच ली और एक लफ्ज और सुने बगैर वहां से उल्टे कदम भागा। लाली ने उसे गले से लगाया, उसे मुबारक दी। उसकी खुशी में खुश हुई, ये जाने बगैर कि मीर की खुशी अब खत्म हुई। मीर अपने कमरे में वापस आया। उसे हर तरफ से साई साई की आवाजें आने लगी। ये कैसा इम्तिहान था। वो बालकनी में ठंडे फर्श पर बैठ गया और कोहनी में मुंह छुपा के रो दिया। क्या कोई कह सकता था कि ये जिद्दी अड़ियल मीर, जो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, आज मोहब्बत ना मिलने पे यूं तड़प रहा है, रो रहा है। मोहब्बत तो फिर अच्छों को भी निकम्मा कर देती है। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे भारी रातों में से एक थी, क्योंकि उसने सिर्फ मोहब्बत को नहीं खोया था, उसने खुद को भी खो दिया था। वाकई एकतरफा मोहब्बत आजमाइश होती है। वो दुल्हन बनी उसके सामने बैठी थी। वो बगैर पलके झपकाए उसे देख रहा था। आंखों में भर भर के काजल, लंबी घनी पलके, लबों पर सजी सुर्खी, माथे पर लगा झूमर, नाक पे पहनी नोजपिन, हाथों में भर भर के चूड़ियां। वो वाकई इम्तिहान थी। उसने उसे देखते हुए ही हाथों को नीचे करके छुपाया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके हाथों की कपकपाहट भी कोई देखे। अगले ही पल रामीन का हाथ सैफ के हाथ में गया था और कहानी खत्म हो गई थी। मीर ने आंसू से भरी आंखों से उसके हाथ को देखा, जिसे कभी उसने थामने की तमन्ना की थी। सैफ ने रामीन को देखा, बदले में वो भी मुस्कुराई, मगर मीर मुस्कुरा ना सका। वो देखता रहा दोनों को जब तक निकाह मुकम्मल नहीं हो गया। क्या अब भी कुछ बाकी था? शायद नहीं। वो चाहता था तो लड़ झगड़ के उसे हासिल कर सकता था, मगर वो खुद को बेबस पा रहा था, क्योंकि रामीन तो सैफ से मोहब्बत करती थी। वो उठा, बेबस नजरों से उसे देखता हुआ मुड़ा तो एकदम किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसे लगा उसकी रूह खींच ली गई हो। उसने मुड़कर देखा तो लाली आहिस्ता से बोली, कहाँ जा रहे हो? मजीद इम्तिहान? मेरा सांस घुट रहा है, मैं आता हूँ। वो आहिस्ता से बोल के हाथ छुड़ा के निकलता गया। लाली के माथे पर बल आए, फिर अगले ही पल वो सर झटक गई। हाल इर्तिजा उसे बेहद खामोशी से तक रहा था। आज भी उसे तकलीफ के आसार उसके चेहरे से याद थे। आज भी वो इन लम्हों के हिसार में था। क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत भी कर सकता है, और फिर वो भी एक तरफा? इर्तिजा आहिस्ता से उसके गले लगा। आई एम प्राउड ऑफ यू मामू। मीर कुछ नहीं बोला था। जिस दास्तान को सुनने के लिए लाली ने दिलो जान से मेहनत की थी, आज सुन के वो खड़ी न रह पा रही थी। आंसू उसकी आंखों से लबालब गिर रहे थे। उसने एक हाथ मुंह पर रख के आवाजों का गला घोंटना चाहा। चलो भांजे, आई एम नॉट योर वाइफ। जाना है ना अपनी शादी की ढोलकी पे? वो आहिस्ता से बोली। फिर अगले ही लम्हे हंसे। मामू प्लीज, एटलीस्ट मेरे सामने यूं मत हंसे।
यही वजह है भांजे, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता था, फिर मुझे बेचारगी से देखते हैं। मैंने मोहब्बत की है और बेहद की है, हर हद से ज़्यादा की है, और मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मोहब्बत के लिए वक्फ कर चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी का कुल एहसास था, वो कुछ लम्हे, कुछ यादें थी जो ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। वो आज भी उसका नाम जुबान पर नहीं लाया था, ना इर्तिज़ा जानना चाहता था और ना ही वो बताने वाला था। चलो भांजे, तुम्हारी वालदा की कजिन और तुम्हारी सासू माँ मिस रामीन सैफ तुम्हारी मुंतजिर होंगी, कहकर वो हल्का सा हंसा था। इर्तिज़ा भी मुस्कुराया था, उस अजीब चमक पे। वो सिर्फ कहानी जानता था, किरदार नहीं। आज भी उसकी इज्जत महफूज थी, क्योंकि वो मीर की मोहब्बत थी। मीर आहिस्ता से उठ के गए थे। इर्तिज़ा 2 लम्हे में ही बैठा रहा, जब उसकी नज़र अपनी माँ पे गई जो ज़मीन पर बैठी थी। वो उठ के उन तक आया। क्या हुआ मम्मा, आप ठीक हैं? उसने लाली को बाजू से थामा। उसकी मोहब्बत की आधी कसूरवार मैं भी हूँ। क्या मतलब? इर्तिज़ा को समझ नहीं आया। निकाह वाले दिन मैंने उसे कुछ जलाते देखा था। वो मीर के लिए लिखे गए खत थे इर्तिज़ा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। मैं क्यों समझ नहीं पाई उसकी मोहब्बत को? दोनों ने वफा के लिए मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। ये कैसी मोहब्बत थी? लाली ज़ाहिर रो रही थी जब उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे खड़ा है। इर्तिज़ा ने मुड़कर देखा तो मीर आंखों में इश्क लिए उसे देख रहे थे। एक राज निकला था तो वो भी इतने अरसे बाद। मीर ने लब भींचे। वो क्या कहे? वो इसके करीब आया, उसे उठाया। मुझे हर सवाल का जवाब मिल गया लाली, चलो कहीं देर ना हो जाए। उसने आंखें साफ की, फिर उठ गई। इर्तिज़ा नसमझी से दोनों को देख रहा था। मामू, वो आहिस्ता से बोला, जानते हो इर्तिज़ा, मोहब्बत मिलती है या महबूब? मैंने मोहब्बत को पाया और मुझे कोई अफसोस नहीं, मगर भांजे तुम वो खुशकिस्मत हो जिसने दुनिया में जन्नत को पाया है। और ये वो वक्त था जब उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत के मायने बदल गए थे। उसने अपने मामू से जाना था कि मोहब्बत क्या होती है, खामोशियाँ क्या होती हैं। वो बढ़ते हैं अपने जज्बों को सलीबों पे चढ़ा के, कि कहीं कोई रमक न रह जाए मिलन की। फिर इस जहां में ना सही तो क्या हुआ, रूहों से इश्क तो फिर हर जहां में है। इस कहानी को किसी कैप्शन की या किसी मॉरल की या किसी तबसरे की जरूरत नहीं। खत्म शुद्ध गाजी सिकंदर। आई एम सो सॉरी गाइस, आज बैकग्राउंड की आवाज़ों ने आप लोगों को बहुत डिस्टर्ब किया होगा। आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। सो नेक्स्ट